Hello friends and welcome to this second video of this answer keys of 21-22 exam. It's a part 2. We'll start from question number 63 onwards. बट इससे पहले आप लोगों ने जो इसके ऊपर कुछ कमेंट्स किए हैं तो टोटल मुझे जो क्वेश्चंस मिले हैं वो 3 क्वेश्चंस ऐसे मिले हैं जिसके ऊपर आंसर थोड़ा सा करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो पहले उन करेक्ट आंसर्स को चेक कर लेते हैं और उसके बाद आज के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। तो पहला जो है ये क्वेश्चन नंबर 42। एक्चुअली में जो 42 क्वेश्चन है इसके अंदर आपका जो एक्सप्लेनेशन था वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट था। ओनली थिंग इज मैं यहाँ पे ये देखना भूल गया कि उसने पूछा है नॉट करेक्ट। मैंने जो वहाँ मेंशन किया है वो मेंशन किया था कि करेक्ट आंसर क्या होगा, तो उसके हिसाब से मैंने जो है आपको आंसर जो इसका बताया था वो बताया था मैंने डी। तो डी नहीं है, एक्चुअली 1 2 3 करेक्ट है, उसने नोट करेक्ट पूछा है तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। तो एक तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा कि इसका जो आंसर है वो सी है। और ये क्वेश्चन नंबर 42 था। 43 के अंदर जो एक्सप्लेनेशन मैंने दी थी वो एक्सप्लेनेशन अधूरी थी। जो मैं वो बता रहा था कि 5% अप टू द कैप ऑफ 4500 और 10% अप टू द कैप ऑफ 9,000 वो करेक्ट था। बट एक और चीज भी है, वो ये है कि जो आपका टॉप मोस्ट आपका जो पे है वो है आपकी 2,25,000। तो जो इसका ओएम निकला था उसके अंदर उन्होंने ये भी मेंशन किया हुआ है कि बेसिक पे और आपका जो डेपुटेशन अलाउंस मिला के वो इसको क्रॉस नहीं कर सकते। तो अगर आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो आंसर आता है 6,800। मीन्स ऑल दो द पर्सन इज गोइंग ऑन ए आउट स्टेशन पोस्ट तो 10% का मिलता है, तो 9,000 होना चाहिए मैक्सिमम। बट यहाँ पे सिंस अगर मैं उसको 9,000 दूंगा तो वो 2,25,000 से क्रॉस कर जाएगा, इसलिए आंसर 9,000 नहीं है। आंसर इसका क्या है, डी है। ये दो जो है करेक्शन यहाँ पे है। एक करेक्शन आपका 47 में है। अब ये 47 वाला करेक्शन भी थोड़ा सा आपका मतलब ट्रिकी है, बट मैं इसको एक्सेप्ट इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जो मेरा पहले वाला एक्सप्लेनेशन था वो बिल्कुल ही सिंपल एक्सप्लेनेशन था। ये तो जो भी अगर बेसिक बात जानता है कि 85 ईयर की एज के अंदर 30% का एडिशनल पेंशन मिलता है। बट यहाँ पे जो इशू था वो ये था कि क्या ये 30,000 उसकी बेसिक पेंशन है। तो आंसर इज, जो लोग बता रहे हैं मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सर नहीं, ये 30,000 उसको अभी मिल रही है। अभी मिल रही है मतलब कि उसकी जो बेसिक पेंशन है प्लस जो 80 इयर्स में उसको इंक्रीज मिला 20% का वो, यानी कि ये जो 30,000 है वो 120% को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। और अगर 85 इयर्स की एज है तो क्या होगा, 30% हो जाएगा। तो क्वेश्चन उठता है कि 130% क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो, सब सीजीएल दे के आए हुए हो लगभग, तो इसका सिंपल सा ये है 30,000 इंटू 130 अपॉन 120। तो इसका आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 32,500। तो एक इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये इसका आंसर ए हो जाएगा। ओके। तो ये 3 क्वेश्चन थे जो प्रीवियस आपका जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें करेक्ट करने की जरूरत है। अभी आज की बात करते हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में थोड़ा सा कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट कर दिया, ये लिख के यहाँ पे मिनिमम। तो लोगों को लगा कि आपको मिनिमम बताना है, एक्चुअली मिनिमम नहीं बताना है आपको, वो मिनिमम रिस्क की बात कर रहा है। ठीक है। और वो बोल रहा है कि बताइए कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर कितना आप मैक्सिमम लगा सकते हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और जो आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उन दोनों के ऊपर ही अगर आप चाहो एज ए गवर्नमेंट सर्वेंट तो आप 100% लगा सकते हो पैसा। आप इसमें वो कर सकते हो। आपके जो टोटल जो होते हैं वो क्या बोलते हैं उसको, ईसीजी बोलते हैं, ईसीजी। ठीक है। जी स्टैंड्स फॉर गवर्नमेंट, सी स्टैंड फॉर कॉर्पोरेट। बेसिकली रिस्की जो होता है वो आपका इक्विटी होता है, तो उसके ऊपर आपका एक लिमिट है। मैक्सिमम 50% से ज्यादा नहीं कर सकते, 75% से ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट बॉन्ड और आपका जो आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड है उसके अंदर आप 100% लगा सकते हो। जहाँ पे वो 75% बोल रहा हूँ, उस स्कीम का नाम LC75 है। पहले ये अवेलेबल नहीं थी, अब अवेलेबल है। ठीक
लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आज का जो आंसर है, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहा है, वो 100% है। मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए दे दी, हो सकता है जो 23 वाला एग्जाम है उसके अंदर वो ऐसा कुछ पूछ ले। अगला जो है आपका एनपीएस के अंदर वो पूछ रहा है कि बताइए कब आप 100% अपना कॉर्पस जो है विड्रॉ कर सकते हैं, अगर आप एग्जिट करते हैं बिफोर 60 इयर्स ऑफ एज। तो सिंस यहाँ पे बिफोर 60 ईयर ऑफ एज लिखा हुआ है, इसीलिए इसका आंसर सी है। अगर यही आपका 60 ईयर की एज के ऊपर होता तो इसका आंसर 5 लाख होता। अगला जो है वो है आपका कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सब्सक्रिप्शन टू नेशनल पेंशन सिस्टम वुड नॉट बी पेबल बाय द एनपीएस सब्सक्राइबर। अब देखिए, आपको मालूम है एनपीएस के अंदर एक तो गवर्नमेंट करती है, ठीक है, एक गवर्नमेंट सर्वेंट करता है। एज वेर एज सस्पेंशन इज कंसर्न, सस्पेंशन में हम गवर्नमेंट सर्वेंट से पूछते हैं कि भैया तुम देना चाहते हो। अगर उसने बोला हाँ मैं देना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट भी सब्सक्राइब करेगी। लेकिन अगर उसने बोला कि नहीं देना चाहता हूँ, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी सब्सक्राइब नहीं करेगी। तो इसका मतलब ये कोई ऑब्लिगेटरी नहीं है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए सस्पेंशन के दौरान इसको देना। हाफ पे के दौरान उसको देना पड़ता है जितनी भी उसकी सैलरी बनती है। मतलब हाफ पे में क्या बनेगी, हाफ बनेगी, तो जितना वो बनेगी और उसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है आपको गवर्नमेंट भी उतना कंट्रीब्यूट करेगी। फॉरेन सर्विस में अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर आप फॉरेन सर्विस पे जाते हो, तो फॉरेन सर्विस का मतलब क्या होता है कि आपको जो पे मिल रही है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या स्टेट या यूटी से नहीं मिल रही है, किसी और फंड से मिल रही है। दैट माइट बी ए लोकल फंड, दैट माइट बी सम ऑटोनोमस बॉडी और पीएसयू। तो इस केस के अंदर आप हो सकता है हायर पे गए हो। मतलब मान लो आप लेवल 7 पे काम कर रहे हो अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, और आप फॉरेन सर्विस पे गए हो और वहां पे लेवल 8 में काम कर रहे हो। तो क्वेश्चन उठता है कि सब्सक्राइब जो है वो आपका लेवल 7 के हिसाब से होगा या लेवल 8 के हिसाब से, यानी कि जो आपकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप पे ले रहे हो उसके हिसाब से होगा, या आपका फॉरेन सर्विस में जो आप पे ले रहे हो उसके हिसाब से होगा। आंसर इज जो आप पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आप पे ले रहे हो उसके हिसाब से होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि नेक्स्ट एग्जाम में जो अपीयर हो रहे हैं उनके अंदर अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता हो दे कैन हैंडल दैट। ईओएल के दौरान सिंस सैलरी नहीं मिलती है, तो ना गवर्नमेंट सर्वेंट देगा ना गवर्नमेंट देगी। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे ईओएल विद मेडिकल सर्टिफिकेट होता तो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं देता, गवर्नमेंट देती। तो इन सब बातों का ध्यान रखना, हो सकता है फ्यूचर के एग्जाम में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। फिलहाल इसका आंसर क्या है, कौन कौन नहीं दे रहा है, फर्स्ट केस में और फोर्थ केस में, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड। किसी में भी रिक्वायर्ड नहीं है, आप पीएससी के सामने जाएंगे तब भी रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप जो है पे कमीशन में अगर वो करते हैं तब भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के सामने जाएंगे तब भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है आपका, डी है। क्वेश्चन नंबर 67। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द composition of complaint committee for dealing with the complaint of the sexual harassment is not correct? It should be headed by a government servant, ये तो करेक्ट है। नॉट लेस देन हाफ ऑफ द मेंबर शुड बी वुमेन, ये भी करेक्ट है। ठीक है। इट शुड बी इंक्लूडेड थर्ड पार्टी फेमिलियर टू द इश्यू ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट, ये भी करेक्ट है। ओके। उसने क्या पूछा, नॉट करेक्ट, एक्चुअल में यही है। एटलीस्ट वन ऑफ द मेंबर शुड बी मेल, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो है वो आपका क्या है, डी है। डी इसका आंसर है, उसने नॉट करेक्ट पूछा है इसलिए। 68। Consider the following statement in context of CSCS Conduct Rule 1964. Frequent purchase of sales of share in the National Stock Exchange is not a in contravention of CCS Conduct Rule. ये wrong statement है। ठीक है, उस पर लिखा हुआ है, अगर आप चेक करो कि उसको स्पेकुलेशन माना जाएगा, एंड स्पेकुलेशन इज नॉट अलाउड। Prior sanction of the prescribed authority shall be required for a district collector to lend money to his friend possessing land within the local limit of this authority। ये बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट है आपका थर्ड। A government servant can enter into a
occasional transaction relating to purchase of share in the name of his wife from the stock exchange through authorized stock broker without prior sanction. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ओनली थिंग इज कि आपको अगर पूरे साल की जो ट्रांजैक्शन है, चाहे वो आपके नाम पे है या अपनी वाइफ के नाम पे आप परचेज कर रहे हो, अगर वो 6 मंथ्स की आपकी बेसिक पे से ज्यादा है, तो जैसे आप इमूवेबल प्रॉपर्टी की रिटर्न भरते हो, वैसे आपको यहाँ भी रिटर्न भरनी होती है. लेकिन आप कर सकते हो, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं. देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिपोर्ट टू परचेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इरिस्पेक्टिव ऑफ द एनुअल प्रीमियम. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि आपकी LIC की जो भी आपकी लाइफ इंश्योरेंस की जो भी पॉलिसी है, उसको हम मूवेबल प्रॉपर्टी में मानते हैं. और अगर उसकी वैल्यू मोर देन 2 टाइम्स ऑफ योर बेसिक पे है, तो आपको रिपोर्ट करना होगा. तो यहाँ पे उसने क्या पूछा कि करेक्ट. तो करेक्ट में कौन कौन से आए थे? फर्स्ट एंड थर्ड. आंसर क्या हो गया? 1 and 3. 69. In the context of CCS Conduct Rule 1964, which of the following statement are correct? Member of the Central Paramilitary Force are covered by the CCS Conduct Rule 1964. तो इसके अंदर उसने क्या पूछा है आपसे? करेक्ट. ठीक है, तो मेंबर ऑफ द सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स आर कवर्ड बाय द CCS कंडक्ट रूल 1964. ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है. पर्सनल स्टाफ ऑफ अ यूनियन मिनिस्टर अदर देन रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपॉइंटेड ऑन ए कोर्ट ऑफ बेसिस आर नॉट कवर्ड. ये कवर्ड होते हैं, ध्यान रखिएगा इसको. ओके. इन केस इन्वॉल्विंग द फेलियर ऑफ द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट टू मेंटेन हिज फैमिली, एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट हिम विदाउट इन्वोकिंग एनी ऑफ द कंडक्ट रूल. ये करेक्ट है. 1959 का जो है, ये एक OM है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है. आपको मिल जाएगा, इसके DOPT की वेबसाइट पे मिल जाएगा. बट ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है. दैट्स वाई इसका आंसर जो है वो क्या हो गया? C हो गया. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ CCS कंडक्ट रूल 1964. तो इसके अंदर जो है आपका क्या है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैन बी ग्रांटेड टू अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द सीकिंग. ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है. ठीक है. अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फॉर अफोर्डिंग नॉर्मल courtesies to ministers on their visit connecting to election are not in contravention of the CCS conduct rule. बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है. नॉर्मल अरेंजमेंट कर सकते हैं वो. प्रायर परमिशन इज नॉट नेसेसरी फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट टू ज्वाइन फ्रेंच लैंग्वेज क्लासेस. कोई भी आप फॉरेन लैंग्वेज क्लासेस अटेंड करना चाहते हो, गवर्नमेंट की परमिशन आपको लेनी होती है. ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. तो आपका जो आंसर है वो क्या हो गया? 2, क्योंकि उसने आपसे पूछा था करेक्ट इंफॉर्मेशन कौन सी है. 71. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ CCS कंडक्ट रूल 1964. प्रोविजन ऑफ द CCS कंडक्ट रूल 1964 आर वायोलेटिव टू द आर्टिकल 19 ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. रॉन्ग इंफॉर्मेशन है. एक इसके ऊपर स्पेसिफिक ऑर्डर भी आया हुआ है, जिसमें उन्होंने बोला कि आप कंडक्ट रूल को इन वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स नहीं मान सकते. स्टाफ कार प्रोवाइडेड टू अ फीमेल गवर्नमेंट ऑफिशियल फॉर जर्नी फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड बैक क्वालिफाइज एट द वर्क प्लेस. बिल्कुल ठीक है. आप अगर 3C को पढ़ोगे और या पॉश एक्ट भी पढ़ते हैं, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि ये वर्क प्लेस की उसके अंदर आता है, कैटेगरी में आता है. इसको बाकी के जो है ना, वो भी ध्यान रखिएगा. उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, प्ले ग्राउंड, एनी डिवेलिंग यूनिट्स एंड ऑल दैट, वो सब लिखा हुआ है. तो वो कौन कौन से हैं? अगर आप यहाँ पे ये पूछा हुआ है, हो सकता है किसी और के अंदर कुछ और पूछ ले एग्जाम में. A central government servant approaching Central Administrative Tribunal to challenge his transfer without obtaining government permission is not a violation of CCS conduct rule. बिल्कुल ठीक बात है. आपको अपने सर्विस मैटर में जो है उसके अंदर कैट में जाने के लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है. ओनली थिंग इज, एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपको सारे चैनल एग्जॉस्ट करने के बाद जाना होता है. बिकॉज अदरवाइज वो OM आपका जो आपका क्या बोलते हैं उसको, OA जो है वो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा कैट के अंदर, क्योंकि वहां पे आपको ये डिक्लेयर करना होता है कि आई हैव एग्जॉस्टेड ऑल द चैनल्स. बट अदरवाइज कोई स्पेशल परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. A government servant holding supervisory post can be proceeded against for his failure to take all reasonable and necessary steps to ensure integrity and devotion to the duty subordinate staff. बिल्कुल ठीक बात है. देखिए, आप जब उनकी अपार भरते हो तो लिखते हो ना उसके अंदर कि इंटीग्रिटी बियॉन्ड डाउट.
जब लिखते हो इसका मतलब आप गारंटी ले रहे हो कि हाँ ये बिल्कुल है। अगर आपको श्योरिटी नहीं है तो आप उसके अंदर लिख दो नथिंग हैज कम इनटू माय नॉलेज, लेकिन इस केस के अंदर आपको वो करना होगा। तो इसके आंसर जो है क्या बन गया, सी बन गया। आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है। Consider the following statement in context of CCS conduct rule 1964. Cash prize won by the government servant which exceeds 2 months of basic pay need to be reported to the government. बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, एक 1956 का ओएम है जिसमें उन्होंने बताया है कि कैश प्राइस को आप मूवेबल प्रॉपर्टी मान सकते हो। तो अगर वो 2 मंथ से ज्यादा आपको मिल रही है कहीं से भी, तो उसके लिए आपको रिपोर्ट करना होगा। गवर्नमेंट सर्वेंट शुड नॉट बिड इन द ऑक्शन अरेंज्ड बाय देयर ऑन ऑफिस, बिल्कुल करेक्ट बात है। ट्रांजैक्शन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एंटर्ड इनटू बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट स्पाउस आउट ऑफ हर ओन फंड सच एज सिटीजन एक्सेट्रा आल्सो नीड टू बी रिपोर्टेड। कोई जरूरत नहीं है रिपोर्ट करने की। अगर वाइफ, हाँ आपका पैसा लगा हुआ है तो रिपोर्ट करना है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट इन द बैंक मेड बाय गवर्नमेंट सर्वेंट आउट ऑफ द accumulated saving आर मैंडेटरी टू बी रिपोर्टेड टू द गवर्नमेंट इन केस ऑफ द वैल्यू एक्सीड 2 मंथ्स बेसिक पे। इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एफडी के लिए भी केस में रिक्वायरमेंट नहीं है। उसने पूछा नॉट करेक्ट, आंसर वुड बी बी। 73. Consider the following statement in context of CCS Conduct Rule 1964. A government servant in his representation for transfer to another station cites a secret circular। बिल्कुल नहीं कर सकते, सीक्रेट नॉर्मल पब्लिक डोमेन में नहीं होते हैं। अ गवर्नमेंट सर्वेंट एक्ट एज एन इलेक्शन और पोलिंग एजेंट ऑफ अ कैंडिडेट इलेक्शन, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द मेंबर ऑफ अ सर्विस एसोसिएशन कलेक्ट फंड फ्रॉम द पब्लिक फॉर द स्टाफ वेलफेयर विदाउट सीकिंग एनी परमिशन, पब्लिक से आप नहीं कर सकते हैं, मेंबर से कर सकते हैं। अ ग्रुप ए गवर्नमेंट सर्वेंट एक्सेप्ट्स ए गिफ्ट ऑफ ₹5,000 इन वैल्यू फ्रॉम ए फ्रेंड विद whom he has no official dealing without prior permission, ये भी नहीं कर सकते हैं। उसने क्या पूछा इसके अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट टू वायलेशन, चारों का चारों वायलेशन है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो गया आपका, सी हो गया। तो 73 का जो आपका आंसर है वो सी हो गया है। नेक्स्ट, टू मेंटेन एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी इज रिलेवेंट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अभी तक मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होते थे ना वो पूछता था आपको अनबिकमिंग ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट, पहली बार उसने ये पूछा, ठीक है। तो इसलिए हो सकता है आपके दिमाग में ये हो कि थर्ड है, हालांकि इसका जो आंसर है वो क्या है, बी है। रूल 311 है। 75, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। तो 75 जो है उसके अंदर देखिए, स्पाउस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट लिविंग सेपरेटली एज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, वाइफ फैमिली होंगी चाहे अलग भी रह रही हूँ। एन एम्प्लॉयड स्टेप डॉटर लिविंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट। अब एक इंटरेस्टिंग बात देखो, यहाँ लिखा हुआ है स्टेप डॉटर है, ठीक है, लिविंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट है, कहीं लिखा है डिपेंडेंट है। रूल के हिसाब से क्या है, चिल्ड्रन और स्टेप चिल्ड्रन अगर वो डिपेंडेंट है तभी वो आपका फैमिली मेंबर है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रूल 4, ना ही उसने क्वेश्चन के अंदर रूल 4 के बारे में बात किया है। रूल 4 में डिपेंडेंसी की कंडीशन नहीं है, लेकिन बाकी जगह चिल्ड्रन या बाकी जो रिलेशन है उसके अंदर डिपेंडेंसी की कंडीशन है। तो यहाँ पे इसलिए ये आपका आंसर है, बी जो है वो आपका आंसर है। ये जो है स्टेप डॉटर वो नहीं होगी। मैं बाकी सब डिस्कस नहीं कर रहा था वहां पे, ठीक है। 76, अब देखिए ये जो आपका क्वेश्चन है ना इसके अंदर बहुत ही मतलब टेक्निकल उसने बात पूछी है। अब यहाँ पे उसने बोला कि एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, ड्रॉ कर रहा है पे 50,500 और उसको पेनल्टी लगा दी फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर कि उसकी पे जो होगी वो 1 स्टेप डाउन करनी है। ध्यान से रखना, 1 स्टेप डाउन फॉर 2 ईयर्स विदाउट कम्युलेटिव इफेक्ट।
एंड नॉट एडवर्सली अफेक्टिंग हिज पेंशन। अब एक हम जब भी पे वगैरह के बारे में वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं ना, एक बात जरूर बताते हैं कि अगर कहीं लिखा है ना विदाउट कम्युनिटी इफेक्ट, इसका मतलब उसको जो है, जो उसकी रेगुलर इंक्रीमेंट्स हैं वो मिलती रहेंगी। अब यहाँ पे हम ना ऐसा करते हैं, ये बनाते हैं कि ड्यू क्या है और ड्रॉन क्या है और डेट क्या है। तो डेट में उसका जो पेनल्टी लगी उसको 13 अगस्त को। तो उस वक्त जो है उसका ड्यू कितना था, 50,500, और हमने उसके पेनल्टी लगा दी 1 स्टेप डाउन। इसका मतलब वो ड्रॉ कितना करेगा, ड्रॉ करेगा 49,000। अब उसकी इंक्रीमेंट की डेट देखिए क्या लिखी हुई है, 1 जनवरी 2018। ठीक है, तो 1 जनवरी को उसको क्या मिलेगी, एक इंक्रीमेंट मिलेगी। इंक्रीमेंट मिलेगी तो क्या होगा, 52,000। अब अगर देखिए, अगर मैं उसको 49,000 ही दो, तो वो एक्चुअल में जो उसको मिलनी थी उससे 2 स्टेप डाउन हो जाएगा। रूल में क्या लिखा है, जो उसी पेनल्टी में क्या लिखा है, 1 स्टेप डाउन, तो उसको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी 50,500। सिमिलरली जब 1 जनवरी 19 आएगा, तो उसकी ड्यू होगी 53,600, नेक्स्ट इंक्रीमेंट, और वो ड्रॉ कितना करेगा, 52,000। तो ऐसे हम बनाते हैं, जब एक्चुअल में ये सब करते हैं ना, बनाते हैं ये। उसने पूछा क्या है कि क्या वो ड्रॉ करेगा, जो उसने पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है, क्या ड्रॉ करेगा 1 जनवरी 2019 को। तो ड्रॉ में चेक कर लो कितना लिखा हुआ है, 52,000। तो आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, सी। ये वाले क्वेश्चंस में इस बार इसने बहुत सारे ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने कभी डील नहीं किए हैं तो यू आर टोटली स्टम्प्ड। Consider the following statement regarding suspension in context of CCA Rule 1965. A government servant is deemed to have been placed under suspension with effect from the date of his detention if he is detained in custody on a criminal charge only. ये जो वर्ड लिखा है ना, on a criminal charge only, ऐसा नहीं है। अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन है तो भी वो सस्पेंड माना जाता है। तो ये स्टेटमेंट इस वजह से रॉन्ग हो गई। जो फर्स्ट है वो जो है आपकी इस वजह से क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। ठीक है, एन ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन शेल नॉट बी वैलिड आफ्टर ए पीरियड ऑफ 90 days अनलेस इट इज एक्सटेंडेड आफ्टर रिव्यू फॉर अ फर्दर पीरियड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 days। ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, वो ये है कि जो ये 90 डेज काउंट होता है, वो 90 डेज काउंट होता है अगर नॉर्मल सस्पेंशन है। लेकिन अगर सपोज करो पर्सन डिटेन्ड हुआ, अगर पर्सन क्या हुआ, डिटेन्ड हुआ, और उसको हमने डीम्ड सस्पेंशन किया, तो उस केस के अंदर जो रिव्यू होता है वो तब स्टार्ट होता है जब वो रिलीज हो जाता है। माइट भी उसको बेल मिल गई, तो बेल मिल गई तो जिस दिन बेल मिलेगी हम 90 डेज का काउंट वहां से स्टार्ट करेंगे। राइट, तो इसलिए मैं नॉर्मल सर्कमस्टांस से मान रहा हूं कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि वैसे इसी वर्डिंग में लिखा हुआ है आपके उसके अंदर। A government servant should be placed under suspension if he continues to remain absent from the duty or overstay of leave without permission। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ओवरस्टे ऑफ लीव या आप अनऑथराइज एब्सेंस के ऊपर आप उसको सस्पेंड नहीं करते हो, क्योंकि जैसे ही आप उसको सस्पेंड करोगे ना, ही इज वेरी मच एंटाइटल्ड फॉर सब्सटेंस अलाउंस। तो अगर कोई ऐसा है तो आप उसको सस्पेंड नहीं करोगे। ठीक है, बाद में हम उसको डाइज नॉन करेंगे और डाइज नॉन के अंदर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। ओके, a government servant placed under suspension while officiating in a higher post can be reverted to lower post otherwise than an punishment even during the suspension। ये ठीक इंफॉर्मेशन है। तो आपको जिसका आंसर है उसने क्या पूछा था, नॉट करेक्ट, वो क्या है, फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या है, सी। तो 77 का जो है आंसर वो क्या हो गया, सी। 78, consider the following statement in context of CCA rules 1965. If a pensioner is found guilty of grave misconduct during the period of re-employment, no department proceedings can be initiated against him। ये wrong information है। पहले पूछ देख लेते हैं उसने पूछा क्या है, wrong या right। करेक्ट पूछा है। तो 70 कौन सा 8 क्वेश्चन है, 78 का उसने करेक्ट पूछा है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो ही गई।
The department proceeding cannot be initiated against a pensioner for any event which took place more than 4 years before such initiation. बिल्कुल correct है. ठीक है. Provisional pension amounting to two-third of the entitlement pension will be payable to a government servant against whom major penalty charges it is pending on the date of his retirement. अब देखिए ये सब चीजें ना कहीं लिखा नहीं है प्रोविजनल पेंशन टू थर्ड ही होगी, तो इसलिए इस वजह से ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से रॉन्ग है. फोर्थ, where the president orders recovery of pecuniary loss from the pension as a result of the department proceedings, the recovery shall not only be made at the rate proceed rate uh, only be made at a rate exceeding one-third of the pension admissible on the rate of retirement or this. नॉर्मली हम ऑर्डिनरी लिखा है ना, ऑर्डिनरी में हम बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं. ठीक है, तो ये ऑर्डिनरी के अंदर वो उस पे लिखा है ये वन थर्ड, तो ये आपका आंसर जो है वो डी हो गया. 2 और 4, तो ये करेक्ट पूछा था उसने 78 के अंदर. 79 के अंदर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट रूल ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस ग्रुप बी पोस्ट. आरआर ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस पोस्ट बीइंग स्टैट्यूटरी इन नेचर हैविंग फोर्स ऑफ लॉ. बिल्कुल ठीक बात है. ठीक है. आरआर कैन बी मॉडिफाइड थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर. देखिए जब आप स्टैट्यूटरी ऑर्डर बोल रहे हो, स्टैट्यूटरी ऑर्डर जब आप बोल रहे हो, स्टैट्यूटरी ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्टेटमेंट रॉन्ग है. Modification amendment of the RRR to be compulsory notified to be same manner as the original law. बिल्कुल correct information है. Formal amendment is not required if the intention of the alteration in the RR is liberalization of rules. ये भी नहीं है, आपको कुछ भी कर रहा हो, स्ट्रिक्ट कर रहे हो या लिबरलाइज कर रहे हो, आपको नोटिफाई करने हैं. तो 1 and 3 आर करेक्ट. इसका आंसर क्या हो गया? डी हो गया. Question number 80. Consider the following statement regarding a government servant who has been placed under suspension by the competent authority. Suspension is not a form of penalty. बिल्कुल correct है. Competent authority, while reviewing the order of suspension, has extended the period of suspension for a further period of 240 days. ठीक है, बेस्ड अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द रिव्यू कमेटी. ये नहीं होता है, 180 डेज से ज्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं. सस्पेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिव्यूड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ सस्पेंशन. ये भी जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है. रिव्यू करना होता है आपको, इसलिए सिर्फ उसने करेक्ट पूछा, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो इसके अंदर क्या है? सिर्फ ए स्टेटमेंट ही है. अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मेकिंग एन एम्प्लॉइज डाइज नोन. डाइज नोन के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा नीचे उसने पूछा नॉट करेक्ट कौन सा है, ये बताना है. क्या बताना है? नॉट करेक्ट कौन सा है वो बताना है. And official can be marks died non even he is perform duty for a part of the day but leaves office before closing hour without बिल्कुल कर सकते हैं, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है. when the official remains absent from duty without prior information he can be marked dies non, ये भी कर सकते हैं. ठीक है. An official who has come late but has worked throughout the day during the office hours can be marked dies on. नहीं, लेट आने के ऊपर नहीं कर सकते, उसके ऊपर आपका अलग प्रोविजन है. ये थर्ड आपका वो है. मार्किंग ए डे डाइज नॉन विल बी कंस्टिट्यूड एज अ ब्रेक इन सर्विस. ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिए. आप जो है जब डाइज नॉन करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि उसका जो ब्रेक इन सर्विस हो रहा है वो उस ब्रेक इन सर्विस से उसको बचाने के लिए होता है डाइज नो. तो इसलिए ये थर्ड और फोर्थ आपकी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन है, इसका आंसर डी है. 82. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोसीजर फॉर imposing minor penalty on the government servant in terms of rule 16 of CCA rule 1965. तो इसके अंदर जो है 82 के अंदर पहले देख लेते हैं पूछा क्या है. विच आर द स्टेटमेंट आर करेक्ट. तो censure can be imposed by a competent disciplinary authority on a officer for a minor misbehavior without recording a finding of the
मिसबिहेवियर स्टेटेड टू बी डन बाय द सैड गवर्नमेंट ऑफिशियल, बिल्कुल रॉन्ग है। कोई भी पेनल्टी आप बिना जो है आप फाइंडिंग के नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स उसके अंदर क्या होता है, आपको काइंड ऑफ आप माइनर पेनल्टी के लिए चार्जशीट करेंगे, उसका रिप्लाई आएगा और आप वो करते हैं। फॉर्मल इंक्वायरी नहीं होती है, ऑरल इंक्वायरी जिसको बोलते हैं, लेकिन आपको फाइंडिंग तो करनी पड़ेगी। होल्डिंग एन इंक्वायरी इन केसेस वेयर माइनर पेनल्टीज टू बी इम्पोज्ड इज मैंडेटरी इन ऑल केसेस। यहाँ पे जब होल्डिंग ऑफ इंक्वायरी बोल रहा है ना, इसका मतलब ओरल इंक्वायरी की बात कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, वो हमेशा नहीं होता है। आप सिंपल शोकोस दे के या आपकी जो चार्जशीट होती है माइनर पेनल्टी की वो दे के उसका रिप्लाई का टाइम देते हो, वापस रिप्लाई आता है, दोनों को कंसीडर करके आप उसको चेक करते हो कि वेदर उसको पेनल्टी लगानी है या नहीं लगानी। The competent authority, disciplinary authority, after having regard to finding in respect of inquiry held under Rule 14 of the CCS CCA rule, can make an order imposing minor penalty of the censure without following the procedure laid down in the imposition of minor penalty। बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि जब आपका मेजर पेनल्टी की प्रोसीडिंग्स हुई, उसके अंदर हमने उस गवर्नमेंट सर्वेंट को पूरा पूरा जो है अपॉर्चुनिटी दिया टू बी रिप्रेजेंट, लेकिन बाद में हमें लगा कि यार इसका जो चार्जेस है इतने ज्यादा स्फीयर नहीं है, माइनर पेनल्टी लगा दो। तो अब उसको दोबारा उससे पूछेंगे नहीं, भैया माइनर पेनल्टी लगा रहे हैं, दोबारा अपने आप को रिप्रेजेंट करो। ऑलरेडी उसको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, ज्यादा मिल चुकी है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो ये है कि सिर्फ थर्ड जो है वो आपका करेक्ट है। आंसर जो है वो क्या हो गया इसका, बी हो गया। 83, 83 में क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग अंडर द सीसीएस सीसीए रूल 1965। तो 83 के अंदर उसने क्या पूछा आपसे, पहले ये देख लेते हैं। आर करेक्ट। तो a competent authority can close disciplinary proceeding initiated under Rule 14 by imposing penalty of censure after due consideration of the defense submitted by the accused officer। बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, an inquiry officer has allowed a suspended government servant to function as a defense assistant of the accused officer against whom disciplinary proceeding under Rule 14 have been initiated। An inquiry officer has allowed a suspended government servant to function as defense assistant of the accused official against whom disciplinary proceeding under Rule 14 have been initiated। कर सकते हैं, suspended government servant को allow कर सकते हैं। Third, a competent authority has decided to drop proceedings initiated under Rule 14, Rule 1965 and issue a fresh charge sheet without mentioning the reason। Without mentioning the reason is wrong, तो वो नहीं कर सकते हैं। A legal practitioner can be allowed to function as a defense assistant for a charge officer in the proceeding initiated under the Rule 14 if the presiding officer is a legal practitioner। ये भी correct information है, और उसने पूछा आपसे correct है, और इसके अंदर जो है आंसर क्या हो गया आपका, ए हो गया। तो 83 का जो आंसर है वो आपका ए है। 84, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अंडर सीसीएस सीसीए रूल्स 1965। अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एज अ disciplinary authority can vary his or decision recorded at the conclusion of the department proceeding before it is communicated formally to the government servant concerned। ये wrong statement है। देख लेते हैं कौन कौन सी क्या पूछा, रॉन्ग या पूछा है राइट पूछा है, करेक्ट पूछा है उसने। तो 84 के अंदर उसने आपसे करेक्ट जो है वो पूछा है। तो फर्स्ट जो है वो आपकी रॉन्ग हो गई, और सेकंड जो है वो आपका क्या है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु होल्ड्स ए लियन ऑन अ परमानेंट सिविल appointment is dismissed from the army service will stand automatically dismissed from the his her permanent civilian post। ये wrong information है, ये wrong है। देखिए ये कहना क्या चाह रहा है पहले उसको समझिए। एक आर्मी ऑफिसर था पहले, उसने वहां पे सर्विस की, सर्विस करने के बाद वो वहां पे उसने सर्विस छोड़ दी और सिविल सर्विस ज्वाइन कर ली। यू कैन से री एम्प्लॉयमेंट। ओके, इन द मीन टाइम वहां पे उसके ऊपर कुछ केस चला, कोई कोर्ट मार्शल का केस चला, और वो कोर्ट मार्शल केस के अंदर उसको डिसमिस कर दिया बाद में। ठीक है, आफ्टर रिटायरमेंट बैक डेट से उसको डिसमिस कर दिया। ये सीन है। और अब जो है यहाँ पे वो ऑलरेडी लियन उसको ले चुका है, उसका प्रोबेशन क्लियर हो चुका है, तो कहता है यहाँ वाली सर्विस खत्म, ऑटोमेटिकली खत्म। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अगेन उसको शो कोस देना पड़ेगा हमारे को, और फिर उसको आगे सारा प्रोसीडिंग करना पड़ेगा। A disciplinary authority can make such order as deemed fit under the Rule 19 of CCS this in cases where government servant is convicted by a court of law on a criminal charge
विदाउट कंसल्टिंग द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। डिसिप्लिन अथॉरिटी कैन इम्पोज पेनल्टी अगेंस्ट अ absconding official involving in a case of fraud without holding inquiry contemplated under the rule 14। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से जो इसका आंसर है वो क्या हो गया, ए हो गया। 84 का जो आंसर है वो क्या है, ए। 85, consider the following statement in the context of a disciplinary proceedings. Punishing authority are required to forward uh, the appeals to appellate authority within the period of 45 days from the date of receipt। अब देखिए, जो ये है ना आपका, इसके अंदर क्या पूछा उसने, करेक्ट। तो यहाँ पे आपका जो ये 45 डेज वाली स्टोरी है, वहां पे लिखा हुआ एज सुन एज पॉसिबल। मतलब मेरे को कहीं लिखा नहीं 45 डेज का, बट हो सकता है कोई स्पेसिफिक ऑर्डर निकला हो जो मेरी नजर से छूट गया हो, तो मैं इसको करेक्ट मान रहा हूँ। अपील, an appeal of suspension in the matter of promotion can be made under the rule 23(4) of the CCS rules 1965। आपका जो अगर रूल 23(4) अगर आप पढ़ोगे ना, उसमें लिखा हुआ सर्विस मैटर, स्पेसिफिकली प्रमोशन के बारे में नहीं लिखा हुआ, बट प्रमोशन इटसेल्फ इज अ सर्विस मैटर, तो ये अपील की जा सकती है। ठीक है, तो ये आपका सेकंड जो है वो करेक्ट है आपका। और एन अपील, an appellate authority made CCS can enhance penalty imposed by the disciplinary authority without giving reasonable opportunity। देखिए, एनहेंस तो कर सकती है appellate authority, लेकिन उसको अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, a disciplinary authority has cancelled his own order imposing penalty under CCS rules 1965, ये नहीं कर सकते। ठीक है, उसको हायर अथॉरिटीज के पास जाना पड़ेगा। तो ये भी आपकी जो स्टेटमेंट है वो है आपकी रॉन्ग। क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन था 85, और हमने इसमें क्या बताना था, करेक्ट बताना था। तो 1 और 2 जो है वो आपका करेक्ट है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, आपका बी हो गया। 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हाफ पे लीव इज नॉट करेक्ट। प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी इन एचपीएल, नहीं, गलत है। तो पहला ही गलत हो गया, तो उसने नोट करेक्ट पूछा, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आंसर जो है वो इसका क्या हो गया, ए ही हो गया। शुक्र है काफी देर के बाद जो एक ऐसा क्वेश्चन आया जहां पे सिर्फ एक ही स्टेटमेंट में क्वेश्चन हो गया। व्हाट इज द मैक्सिमम लीव, अर्न लीव दैट कैन बी ग्रांटेड इन टाइम ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज एम्प्लॉयड इन इंडिया। 180 डेज, अगर वो इंडिया के अंदर ही रह रहा है तो। अगर वो इंडिया से बाहर जाना चाह रहा है तो उसको सार्क कंट्रीज के अंदर मैक्सिमम 180 डेज अलाउड है। टोटल पीरियड अलाउड 240 डेज होता है, तो 240 तो यहाँ लिखा ही नहीं है कहीं पे, तो इसलिए मैं 180 डेज ही आंसर मान रहा हूँ इसका। What is the maximum amount of leave not due that can be granted on medical certificate to a government servant in a permanent employee during his entire service? मैक्सिमम 360 डेज होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक चीज इन्होंने मेंशन नहीं की है, वो ये कि उसकी जितनी सर्विस बची हुई है, वो सर्विस जो बची हुई होती है ना, उसमें जो आपका एचपीएल वो अर्न करेगा, उससे मैक्सिमम नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे उसने मैक्सिमम पूछा था, तो इसलिए आंसर 360 हो गया। Consider the following statement regarding the child care leave. It can be combined with leave of any other kind. बिल्कुल करेक्ट बात है। It may not be granted for a period less than 15 days. ये 5 है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। It shall not be granted to a single female government servant for more than 3 spells. ये 6 spells है, तो ये भी रॉन्ग हो गई। It shall not be debited against the leave account. ये भी आपकी करेक्ट इंफॉर्मेशन है। तो 89 में उसने पूछा था आपका करेक्ट, तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सी। 90, Mr. X is appointed in a central government department on contract basis for a period of 5 years. Okay, और आफ्टर इज रिटायरमेंट, ऐसा मतलब क्या है, पहले ऑलरेडी सर्विस कर चुका है, अब वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर आया है। ठीक है, तो अब उसके 260 डेज ही ऑलरेडी ले चुका है, तो कहता है कि अब बताओ 5 साल के बाद जब वो रिटायर हुआ तो वैसे होगा। अगर नॉर्मल अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस की बात करते हो ना, तो 5 साल की सर्विस में 50 साल का एनकैशमेंट मिलता है, करेक्ट है। बट यहाँ पे 260 डेज की वो ऑलरेडी अवेल कर चुका है, और मैक्सिमम जो है आप अवेल 300 डेज ज्यादा कर नहीं सकते, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ना कि बी। 91, the
क्रेडेंशियल ऑफ द सप्लायर ऑन द गवर्नमेंट सर्विस, तो इसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अंदर सर्टिफाई करने की? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सॉरी, इसके अंदर जो है, हाँ शायद इसके ऊपर एक ऑर्डर निकला था। नेक्स्ट 92, 92 के अंदर जो है वो क्या है? एज पर जीएफआर 2017 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइनर वर्क? ठीक है, माइनर वर्क एड कैपिटल वैल्यू टू एग्जिस्टिंग एसेट बट डू नॉट क्रिएट न्यू एसेट्स, बिल्कुल करेक्ट है। माइनर वर्क्स क्रिएट न्यू एसेट्स, रॉन्ग। माइनर वर्क्स आर आल्सो अंडरटेक टू मेंटेन बिल्डिंग एंड फिक्चर्स, नो, ये भी रॉन्ग है। और माइनर वर्क्स आल्सो इंक्लूड स्पेशल रिपेयर टू प्रीवियस अबेंडन बिल्डिंग, ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है। एक्चुअल में अगर आप जीएफआर पढ़ेंगे ना, उसके अंदर जो है माइनर वर्क को डिफाइन कर रखा है, और वहां पे ओरिजिनल वर्क क्या होगा, माइनर वर्क क्या होगा, रिपेयर वर्क क्या होगा, वो डिफाइन कर रखा है। तो माइनर वर्क की डेफिनेशन सिर्फ यही है, बाकी सब जो है आपका ओरिजिनल वर्क या रिपेयर वर्क में आते हैं। इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो गया? वन हो गया। 93, in the context of GFR consider the following statement regarding the grant in AIDS, all interest। अब इसका ना डेफिनेशंस वगैरह पे जाया करो, ठीक है? तो डेफिनेशंस वगैरह के हिसाब से उसने जो आपसे पूछा वो क्या पूछा कि इसमें से कौन कौन से करेक्ट नहीं है, ये पूछा है उसमें। तो पहले देख लेते हैं ऊपर कौन कौन से करेक्ट नहीं है। ऑल इंटरेस्ट एंड अदर अर्निंग्स अगेंस्ट ग्रांट इन एड, ये बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है। इन ऑल केसेस ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड विद द ग्रांट इन एड, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग देयर ऑफ डिवॉल्व्स ऑन द गवर्नमेंट, ये रॉन्ग है। ये जिसको भी ग्रांट इन एड दी थी बनाने के लिए, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ग्रांटेड ए मे बी सैंक्शन टू मीट द बोनाफाइड एक्सपेंडिचर incurred not earlier than 2 years prior to the date of issue of sanction, ये भी जो 2 years की वजह से जो है वो आपका रॉन्ग हो गया है, राइट, सॉरी ये करेक्ट है, सॉरी 2 years से करेक्ट इन्फॉर्मेशन है, 2 years ही है। द यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बाय द ग्रांटी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सबमिटेड विद इन द 6 months। हाँ इसमें मुझे याद आ रहा था कि इसके अंदर ना कुछ गड़बड़ थी, ये 6 months वाली स्टेटमेंट ना ये रॉन्ग है। और उसने आपसे करेक्ट पूछा था, यहाँ पे कुछ और है, मुझे इस टाइम ध्यान नहीं आ रहा। शायद 18 month है, कुछ ऐसा है जहाँ पे उनको देना होता है। तो इसके अंदर जो रॉन्ग उसने पूछा है, तो सेकंड और फोर्थ रॉन्ग है, तो इसका आंसर जो है वो क्या है? डी है। वहाँ पे स्पेसिफिक रूल पढ़ लेना, मेरे को रूल नंबर में नोट करना भूल गया। रेवेन्यू एंड कैपिटल आर टू डिविजन ऑफ कंसोलिडेट फंड, बिल्कुल सिंपल है। और 95, in the context of GFR 2017 consider the following statement regarding the public procurement, a limited tender inquiry bid should invite at least from the three, at least नहीं है, वहाँ वर्ड लिखा हुआ more than, ठीक है? तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इन लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी, इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ एडुकेट कंपटीटर, इवन अनसॉलिसिटेड बिड शुड बी कंसीडर, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ठीक है? अब इसके बाद बचा क्या? बिडर्स आर नॉट परमिटेड टू अल्टर और मॉडिफाई देयर बिड्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द डेडलाइन ऑफ द रिसिप्ट, बिल्कुल करेक्ट है। व्हेन ए लिमिटेड और ओपन टेंडर इंक्वायरी रिजल्ट इन ओनली वन effective offer, it shall be treated as a single tender contract, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जीएफआर पढ़ोगे उसके अंदर ये सब लिखा हुआ है। तो थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो गया? बी हो गया। 96, during the annual physical verification of books in a library having 20,000 volume of books, loss of some books noticed, which one of the following attribute to the not attributed to the dishonesty and negligence? To what the maximum extent loss is exceeding 1,000 books should be noticed, should be rare category in a year, would not be required to be regularized। अब यहाँ पे ना एक्चुअल में रूल में लिखा हुआ है 5 books पर 1,000 बुक्स। अब वहां पे बुक्स कितनी है? 20,000 बुक्स है, ठीक है? तो इसका मतलब इसको क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 20 से, तो आंसर कितना आ जाएगा? 100। इसके लिए 96 का जो आंसर है वो क्या हो गया? 96 का आंसर हो गया बी। रूल देखना हो तो रूल इसका है 215 टू,
जीएफआर का रूल नंबर 215(2), उसको देख लेना, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात करते हैं 97 क्वेश्चन की। 97 क्वेश्चन में व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिड सिक्योरिटी दैट कैन बी टेकन फॉर पर्पस ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 50 lakhs। तो देखिए, आपका जो बिड सिक्योरिटी होती है वो होती है 2 to 5%। ठीक है। और अगर इसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ, उसने पूछा मैक्सिमम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 50 lakhs का 5% निकालना है। तो 50 लाख का 5% आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा? सी निकलेगा। बिकॉज उसके अंदर निकाल के देख लो, सिंपल बेसिक बात है, 50 lakhs का 5%। तो 97 का जो आंसर है वो आपका क्या है? सी। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या पूछा उसने आपसे? क्वेश्चन नंबर 98 में उसने पूछा आपसे कि इन the context of GFR, consider the following statement regarding the lapse of sanction. A sanction in respect of an allowance sanctioned for a post but not drawn by the officer shall not consider lapsed. बिल्कुल correct है. A sanction shall not lapse if the tender for the purchase of the store have been accepted within a period of 1 year from the date of issue of sanction but no payment has been made. ये बिल्कुल भी correct है. Unless specifically renewed, a sanction for any fresh charge will lapse if no payment of whole or part has been made during the period of 12 years from the date of this. तो ये भी करेक्ट है, तीनों ही करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो 98 में उसने पूछा आपसे करेक्ट, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। 99 क्या बोल रहा है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ जीएफआर कंसीडर द फॉलोइंग statement regarding the grant of government of India guarantee. Government guarantee shall not be provided to the private sector. बिल्कुल ठीक है। Guarantee shall normally be restricted to the repayment of principal and normal interest component of the loan, but in exceptional circumstances, other than other risks shall also form part of the guarantee. देखिए, अगर आप पहले तो ये देखते हैं उसने पूछा क्या है, करेक्ट या नॉट करेक्ट। ठीक है, तो उसमें पूछा नॉट करेक्ट। अगर आप गारंटीज का जो चैप्टर है उसको पढ़ोगे, आई थिंक ये उसका जो रूल है वो 277 है। गारंटीज का जो रूल है वो 277 है। और 277 के अंदर ये बिल्कुल स्टेटमेंट एज लिखी हुई है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है बिकॉज ऑफ दिस, ये लास्ट वाला। ठीक है। पावर टू ग्रांट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी इंक्लूड्स इंक्लूडिंग दोज ऑन एक्सटर्नल बोरोइंग वेस्ट विद द बजट डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। लास्ट वाला जो है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर लास्ट वाला करेक्ट है। कंसीडर द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी विल नॉट बी गिवन इन केसेस वेयर द ग्रांट एक्सेप्ट वेयर द डोनर इंसिस्ट ऑन इंश्योरिंग परफॉर्मेंस। देखिए, ये स्टेटमेंट को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, बिल्कुल स्टेटमेंट एज इट इज लिखी हुई है, बट उसके बाद फुल स्टॉप लगा के एक नया लाइन लिखी हुई है। उसमें क्या बोला है कि नेगोशिएटिंग टर्म्स के अंदर उसको इंक्लूड करना है, गारंटी नहीं देनी है। ठीक है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई है। इसका जो आंसर है वो क्या है? आपका डी है। 100 पे आते हैं। सरप्लस ऑब्सोलीट अनसर्विसेबल गुड्स जिनकी वैल्यू 2 लाख से ऊपर है, तो उसमें उसमें बोला कि कैसे कर सकते हैं? एनी मोड, ये रॉन्ग है। वहां पे सिंपल सा लिखा हुआ है, या तो पब्लिक ऑक्शन करना है या ऑब्टेनिंग बिड करना है। तो 2 और 3 वो करेक्ट है आपका, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ये रूल अगर आपको देखना हो तो रूल नंबर 218 है, उसको पढ़ लीजिएगा। जीएफआर की बात हो रही है। ठीक है। द डिसीजन टू ग्रांट एग्जम्पशन फ्रॉम द मैंडेटरी ई पब्लिशिंग रिक्वायर्ड वेयर कॉन्फिडेंशियल इज रिक्वायर्ड फॉर द रीजंस फॉर नेशनल सिक्योरिटी 159 रूल नंबर, और सेक्रेटरी के पास पावर है इन कंकरेंस विद द एफए। डी आंसर है इसका। 102 in the context of GFR 2017, consider the following statement regarding the principle to be observed while entering into a contract. Contract document where
नेसेसरी शुड बी एग्जीक्यूटिव विद इन 30 days। आई थिंक ये जो स्टेटमेंट है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे 30 days नहीं है, 21 days है। इस वजह से ये रॉन्ग हो गई है। ठीक है। सेकेंड, price variation clause can be provided only on long term contract where the delivery period extend beyond the 15 month। ये 15 month ये wrong है, इसकी जगह 18 month है, ये भी statement wrong हो गई। No claim for the payment from the contract shall be entertained after the lapse of 3 years, ये correct है। इस statement को याद रखना, आगे एक क्वेश्चन आएगा बिल्कुल एज इट इज, उसके अंदर यही स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन बना रखा है। आई थिंक 106 है। Contract should include provisions of the payment of all the applicable taxes by the contractor supplier। बिल्कुल ठीक है। तो थर्ड एंड फोर्थ उसने करेक्ट पूछा था, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो गया, बी हो गया। और जो ये रूल है, वो रूल आई थिंक 225 है, उसको पढ़ लीजिएगा, अगर डाउट हो कहीं पे तो उसको पढ़ लीजिएगा। 104, ट्रांजेक्शन इन द गवर्नमेंट अकाउंट आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग हेड्स। अब देखो, ये बात जो है ना, मैं काफी लोगों को बोल रहा था कि इस टाइप के ऊपर क्वेश्चन पक्का इस बार आने के चांसेस हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इस बार 1 अप्रैल 2023 से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो है कुछ ऑब्जेक्ट हेड्स जो हैं उनको चेंज किया है। ठीक है। पहले कुछ और ऑब्जेक्ट से, अभी जो है टोटल 61 ऑब्जेक्ट हेड जो है वो हो गए हैं। ठीक है। जितने पहले थे उसमें से 9 डिलीट कर दिए हैं उन्होंने, और कुछ जो है वो ऐड किए हैं, शायद 21 ऐड किए हैं। ठीक है। तो अब प्रेजेंटली कितने हैं, 61। कितने डिलीट हुए हैं, 9 डिलीट हुए हैं। कितने ऐड हुए हैं, 9 ऐड हुए हैं। ठीक है। तो पहले कितने थे, पहले 48 थे, 48 या 49 ऐसे थे। तो उसके अंदर इस चीज, ये सारी की सारी चीजें, ये इंफॉर्मेशन वो हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ये रिसेंट डेवलपमेंट है। अब क्वेश्चन उठता है कि अथॉरिटी कौन है इन ऑब्जेक्ट हेड को चेंज करने के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन कंसल्टेशन विद सीएजी। आर्टिकल नंबर 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें लिखा हुआ है सब। ठीक है। आई थिंक आगे क्वेश्चन भी आने वाला है, इसलिए मैंने आपको पहले यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया। तो इसके अंदर जो आपका मेजर हेड होता है, माइनर हेड होता है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए आपका जो है यहाँ पे देख लो, फंक्शन, देन प्रोग्राम, स्कीम, सब स्कीम, इकोनॉमिक नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर सी है। ठीक है। वो आप उसको वहां देख लेना, टोटल जो है ये 15 डिजिट्स का आपका होता है, इसको भी याद रख लेना। फंक्शन जो है वो 4 डिजिट का होता है, मेजर हेड। सब मेजर हेड जो है वो आपका 2 डिजिट का होता है। माइनर हेड 3 डिजिट का होता है। सब माइनर हेड 2 डिजिट का, 2 डिजिट का, 2 डिजिट का, ऐसे होते हैं। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसके ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी इज वेस्टेड विद द पावर टू ओपन ए न्यू हेड ऑफ अकाउंट? अब देखिए, ये अभी ऊपर बोल रहा था और यही आपका आ गया, इसका आंसर क्या है, डी है। न्यू हेड ऑफ अकाउंट का मतलब, मैं ये मान के चल रहा हूं कि वो ऑब्जेक्ट हेड की बात कर रहा है। माइनर हेड की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंसर्न जो है आपका डिपार्टमेंट की होती है। नो क्लेम फॉर द पेमेंट फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर शेल बी एंटरटेन आफ्टर द लैप्स ऑफ फॉलोइंग मेनी ईयर्स। अभी ऊपर क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था, रिपीट होगा ये, 3 years। एन एडवांस पेमेंट टू अ गवर्नमेंट प्लीडर in the connection with lawsuit in which of the government is a party may be made up to a maximum of a limit of। इसके ऊपर जो है वो आपका बी आंसर है, 107 का 25,000। कोई बैंक गारंटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसलिए डी नहीं। क्वेश्चन नंबर 108, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन बी कैटेगराइज अंडर द हेड ऑफ द कैपिटल रिसीट? तो कैपिटल रिसीट के अंदर जो है आपकी जो डेफिनेशन है, वो आपका रूल 52 जो है, अगर आप पढ़ोगे, और इसके ऊपर एक अपेंडिक्स भी है, अपेंडिक्स 2 जीएफआर में ही है, उसमें देख लेना, उसके अंदर ये लिखी हुई है।
और इसका जो आंसर है 108 का, वो है आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, यानी कि सी आंसर है इसका 108 का। 109, what is the period of validity of the performance security beyond the date of the completion of the all the contractual obligation? तो इसका जो आंसर है वो आपका है 60 days इंक्लूडिंग कंप्लीशन ऑफ द वारंटी ऑब्लिगेशन। डी आंसर है इसका 109 का। क्वेश्चन नंबर, अगेन अगर आपको रूल देखना हो तो रूल आई थिंक 171 रूल है। 110, a force measure clause is normally incorporated in the contract of supply, और उसके अंदर कौन कौन सी चीजें जो हैं वो फोर्स मेजर में काउंट होती हैं, ये पहले बता देता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। ये आपको कहीं जीएफआर में मिलेगा नहीं, ये एक्चुअल में लिखा हुआ है पैरा 9.7.7 ऑफ मैनुअल ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स के अंदर। चेक कर लेना वहां पे क्या है, मैनुअल ऑफ प्रोक्योरमेंट, वेबसाइट पे अवेलेबल है, ऑफ गुड्स, उसका पैरा 9.7.7। उसके अंदर उन्होंने वॉर को कंसीडर किया है, राइट्स को कंसीडर किया है, स्ट्राइक को कंसीडर किया है, सीजनल रेन को कंसीडर नहीं किया है कि वो फोर्स मेजर के अंदर नहीं होता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 1, 2 एंड 4 कहीं है बी। तो 110 का जो आंसर है वो क्या हो गया, बी हो गया। 111, 111 में क्या बोला, एज पर द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट कैन रिलीज फंड फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी कैपिटल और स्टेचुरी। 111 का जो आंसर है, डिपार्टमेंट के पास पावर होती है अपने जो भी पीएसयू इनके अंडर में होती है उसमें इक्विटी इन्वेस्टमेंट करने की। द प्रोविजन ऑफ द डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर रूल्स डू नॉट अप्लाई टू विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज। इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते, इन दोनों के ऊपर अप्लाई होते हैं। ये दोनों यहाँ लिखे हुए हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में पता क्या पूछता है, कहाँ पे और नहीं है, तो एक बात का ध्यान रखना, डिफेंस के ऊपर भी लागू नहीं है। डिफेंस के ऊपर डीएफपीडीएस एप्लीकेबल हैं, 2021 में आए थे वो रिसेंट वाले। ठीक है, एक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, उनके ऊपर भी ये एप्लीकेबल नहीं है। डिफेंस, टेलीकम्युनिकेशन और आपका जो रेलवे बोर्ड वगैरह जो है उन सब के ऊपर नहीं है। यहाँ पे दो ही देखें, उसने बोला किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, फर्स्ट एंड फोर्थ है कहीं पे। 112 का जो आंसर है वो भी क्या हो गया आपका, ए हो गया। चलिए ऑलमोस्ट हम पहुंचने वाले हैं एंड के ऊपर, लास्ट के 8 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 113, in accordance with the delegation of financial power rule 1978, which one of the following statement is not correct? So 113, expenditure up to rupees 5 crores for the preparation of detailed feasibility report can be approved by the secretary of the ministry। तो इसके अंदर जो रूल है वो 5 करोड़ नहीं है, वो है 2 करोड़। ठीक है, रूल नंबर 18 में लिखा हुआ है, जो आपका डीएफपीडीएस, सॉरी डीएफपीडी, डीएफपीआर, उसके रूल 18 में लिखा हुआ है, उसके चेक कर लेना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉनेटरी लिमिट टू विच द इरिकवरेबल लॉस ऑफ स्टोर्स नॉट ड्यू टू फ्रॉड एंड दिस। इसका आंसर बी है 20 lakhs। 114 का जो आंसर है शेड्यूल 7 के अंदर है, शेड्यूल 7 उसके अंदर चेक कर लेना। उसके अंदर जो है होता है 115, ऑल इंसिडेंट एंड अदर एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग एक्सपेंडिचर दिस इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा जो डेफिनेशन है वो आपका कंटीजेंट एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन है। 115 का जो आंसर है वो बी है। 116, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल द दिस रूल्स विद द कंटेन द पावर ऑफ क्रिएशन ऑफ टेम्परेरी पोस्ट। तो ये जो 7 जो आपके शेड्यूल लिखे हुए हैं ना डीएफपी पीआर के, उनको तो याद ही रख लो। मैं बता देता हूँ, नंबर 1 जो होता है वो आपका होता है हेड ऑफ डिपार्टमेंट की लिस्ट। नंबर 2, पावर टू क्रिएट जो है वो आपका परमानेंट पोस्ट। नंबर 3 जो है वो आपका पावर टू क्रिएट टेम्परेरी पोस्ट। तो उसने आपको टेम्परेरी पोस्ट पूछा था, इसलिए इसका आंसर जो है वो सी है। ये 7 किस किस से कंसर्न है उसको याद रखना। फोर्थ शायद कंटीजेंट एक्सपेंडिचर करने के लिए है, फिफ्थ जो है वो आपका मिसलिनियस एक्सपेंडिचर करने के लिए है। ठीक है, तो इस ढंग से है आपका है। सेवंथ आपका जो है वो आपका वो है
लॉस लॉस वाला जो हम बात कर रहे थे अभी। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर 1978 व्हेनेवर पावर्स आर डेलीगेटेड टू एनी अथॉरिटी। तो इसके अंदर authority the authority will not be competent to exercise this power in respect to the past cases, कर सकते हैं वो। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑफिसर परफॉर्मिंग करंट ड्यूटीज कैन एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर ऑफ द पोस्ट बट नॉट द स्टेचुटरी पावर्स, बिल्कुल करेक्ट बात है ये। ठीक है। और मिनिस्ट्रीज शुड कैरी आउट अ कंप्लीट रिव्यू ऑफ द रीडेलीगेशन ऑफ द पावर मेड दिस एटलीस्ट वंस इन 5 years। ये 5 years नहीं है, ये आपका 3 years है। और ये शायद 1965 का एक ओएम है उसके अंदर आया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। तो 117 का जो आंसर है वो है आपका सी। 118, a delegation of headed by the additional secretary to the government of India, this अगेन देखिए इसके ऊपर ना मुझे कुछ ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट मिला नहीं, बट जो लोगों से डिस्कशन करने के बाद मुझे जो इसका आंसर डी जो है ना मोस्ट सुटेबल लग रहा है। जो स्क्रीनिंग कमेटी ऑफ द सेक्रेटरी जो है वो लग रहा है। मेरे को जो इसके अंदर डॉक्यूमेंट मिला वो ये मिला कि अगर 4 से ज्यादा विजिट वो करते हैं 1 साल के अंदर अंदर, तब तो एस सी ऑस्पेस जाता ही जाता है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी जाता ही है। लेकिन फिर भी अगर कोई इसको करेक्ट अगर करना चाहे तो बता देना, डॉक्यूमेंट बता देना कहाँ पे है, तो आई विल करेक्ट इट। बट मेरे हिसाब से इसका आंसर एस सी ओ एस ही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लीव ट्रेवलिंग कंसेशन। चलिए एलटीसी का क्वेश्चन भी आ गया आपका। दे आर अलाउड टू ट्रेवल टू देयर होम। अच्छा, न्यू फ्रेश रिक्रूट के बारे में है। To travel their hometown along with their families on 3 occasion, and of the fourth and anywhere India on fourth occasion, correct information है। ठीक है। This facility of travel to hometown thrice and any place of India once in the block of 4 years available only for the first two blocks of the 4 year applicable after joining the government for the first time, ये भी correct information है। The existing block and entitlement are the same for the fresh recruit and other government employees, ये wrong है। The block of 4 years shall apply with reference to the initial date of joining the government of the government, even though the employee changes the job within the government subsequently, ये भी बिल्कुल आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। उसने आपसे करेक्ट पूछा था। और मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 1 2 एंड 4। चलिए फाइनल आंसर क्वेश्चन पे आ गए हम। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडमिसिबिलिटी ऑफ लीव ट्रेवल कंसेशन फैसिलिटी टू द एस्कॉर्ट accompanying single handicapped government servant। Prior approval of the head of the department concerned obtained in each occasion, बिल्कुल करेक्ट है। The nature of physical disability of the government servant is such as to necessitate the journey of escort with him, ये भी आप and in case of doubt the decision of the chief medical officer will be final। The nature of physical disability of the government servant in such case is necessitated and escort this in this case, ये मेडिकल ऑफिसर का स्टेट वो नहीं होता, ये रॉन्ग है। द फिजिकली हैंडीकैप्ड गवर्नमेंट सर्वेंट डू नॉट हैव एन अडल्ट फैमिली मेंबर, ये भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है। और any other person who is entitled to LTC does not accompany the handicapped government servant on the journey, ये भी आपका करेक्ट जो है वो इंफॉर्मेशन है। तो इसके हिसाब से जो आपका उसने पूछा था कौन कौन सी वो है, आंसर क्या हो गया, 1 3 एंड 4। देखिए ये आपका आंसर तो वैसे ही मिल जाता अगर आपका, अगर आप सिर्फ उसको करते प्रायर अप्रूवल ऑफ द हेड ऑफ डिपार्टमेंट कंसर्न इज ऑब्टेन्ड ईच ओकेजन। जब ये करेक्ट हो गया इसका मतलब 1 इज करेक्ट और 1 सिर्फ एक में ही है। ठीक है, तो ये आपका टोटल पेपर 2 का जो है वो आपके आंसर्स थे। एंड ऑफ कोर्स अगेन मैं आपको वही बोलता हूँ कि हो सकता है कुछ जो है आंसर्स में कुछ करेक्शन की रिक्वायरमेंट हो। अभी पेपर 1 का जो सोल्यूशन बचा हुआ है, पेपर 1 का सोल्यूशन इसके बाद डालूंगा मैं। तो अभी आपको कोई भी इसके अंदर कुछ चेंज लगता हो तो बताइएगा मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर। एंड
इसके वीडियो के अंदर इतना ही। थैंक यू वेरी मच।